जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज मेरी काइंडली ठीक है प्लीज। जी कोई कल से रिलेटेड इश्यू तो नहीं थी प्लीज? समझ आ गया था क्वेश्चन नंबर 1? जी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। चलिए सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स से पूछ लो। आप लोग जरा पढ़ना शुरू करें जी क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा ये चीजें जब आएंगी तो इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये तो अभी बात अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो काफी कुछ आना है। तो इंशाल्लाह जब ये चीजें आएंगी तो उस वक्त फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है प्लीज। तो ये तो अभी एडवांस लेवल की चीजें तो इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से। अब मशीनरी विद कैश वैल्यू ऑफ, अच्छा कॉन्सेप्ट तकरीबन कल सारे डिस्कस हो गए हैं इनिशियल, तो शायद मैक्सिमम चीजें रिपीट होनी है, तो जरा कंसंट्रेशन से पढ़ें। मशीनरी विद कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख इज लीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, क्या है जी 2 लाख और 4 साल। कैश वैल्यू का मतलब, और 4 साल क्या है, लीज टर्म है। लिखना जरा, 4 साल की लीज टर्म है। अगर आज कैश होता तो 2 लाख पे एसेट ले सकते थे। एसेट इज, लेकिन 12 लीज हुआ, डेप्रिशिएटेड ओवर 4 years टू नील रेजिडुअल वैल्यू। अब यहाँ ये 4 years यूजफुल लाइफ है शायद, क्या ख्याल है? और इस केस में यूजफुल लाइफ और लीज टर्म शायद सेम है, डिफरेंट भी हो सकती हैं, चीजें आ रही हैं ऐसा ऐसा। देन फिर एक एनुअल इंस्टॉलमेंट है 71,475 पेएबल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब एंड ऑफ द पीरियड। एडवांस का मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है प्लीज। अब क्योंकि ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो एरियर्स का मतलब एंड ऑफ द ईयर, एडवांस का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन अगर एक महीना हो तो एरियर का मतलब एंड ऑफ द मंथ और एडवांस का मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। डिस्काउंट रेट सिंपली इंटरेस्ट रेट है, ब्रैकेट में जाए। इंटरेस्ट रेट के साथ एक इम्प्लिसिट वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है ये लंबी डिटेल डिस्कशन होगी, तो फिलहाल इसकी अभी बात की जरूरत नहीं है, सिंपली इंटरेस्ट रेट है ये। बाकी इम्प्लिसिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा और आगे जाए तो मैं डिस्कस करूंगा। कभी ये वर्ड आ जाए अगर इम्प्लिसिट तो सिंपली ये इंटरेस्ट रेट ही है। इंटरेस्ट रेट की कोई जरूरत पड़ती है, इंटरेस्ट रेट की कोई जरूरत पड़ती है सर, तो सिंपली 16% पर एनम दिया हुआ। नेक्स्ट कहता है लीज कमेंस्ड ऑन 1 March 2005, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेएबल ऑन 28 February 2006। इंस्टॉलमेंट एरियर्स में थी तो शायद सही कह रहा है, 1 March पे एग्रीमेंट हुआ था 2005, तो पहली इंस्टॉलमेंट एरियर्स में 28 February 2006 पे हो जाएगी। लेकिन आगे कहता है एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द लेसी एंड्स ऑन, फाइनेंशियल ईयर ऑफ द लेसी एंड्स ऑन 31 दिसंबर का मतलब ये बना कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किस दिन होता है, 1 जनवरी, और एंड किस दिन होता है। और इसको अगर रिलेट करें लाइन को पिछली लाइन से, तो इसका मतलब है कि जो लीज है वो साल के शुरू में नहीं हुई, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में नहीं हुई। इज इट कंपल्सरी के लीज अगर करवानी है तो वो हमेशा अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे हो? हमारा अकाउंट ये बताएंगे आप किस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट की, किस अकाउंटिंग ईयर में ये लीज हुई है? ये पढ़े जरा गौर से, 2005 वाले अकाउंटिंग ईयर में ये लीज हुई है। लेकिन 2005 वाला अकाउंटिंग ईयर शुरू किस दिन हो रहा होगा? 1 जनवरी 2005 को शुरू हुआ होगा, एंड कब हुआ होगा?
लीज लेकिन कहां से स्टार्ट हुई है? तो लीज का पहला साल कब कंप्लीट होगा? तो वो लीज ईयर और फाइनेंशियल ईयर और है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देख के बताएं, ईयर एंड हमारा किस दिन हो रहा था? 31 दिसंबर। स्टार्ट किस दिन हुआ होगा? तो लीज भी 1 जनवरी ही को थी, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। लीज डेफिनेटली जिस दिन एग्रीमेंट हो जाए ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है। तो लीज ईयर और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस भी हो सकता है। लीज ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मार्च, लेकिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी। हाँ, उसकी वजह से अकाउंटिंग इश्यूज क्या आएंगे वो फिर इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। एनी कंफ्यूजन? अगर आपने लीज करवानी है तो क्या आप वेट करेंगे कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो तो करवाऊं? तो लीज एग्रीमेंट किसी भी डेट पे हो सकता है, और लीज वाला साल लीज के मुताबिक होगा, लीज एग्रीमेंट के मुताबिक। और आपका अकाउंटिंग ईयर और ईयर जो अकाउंटिंग ईयर एंट्रीज उसके एंगल से अलग पीरियड की हो रही होंगी। ये इसकी सेटिंग ठीक नहीं है मुझे, ये बोर्ड सेट भी नहीं है और सही चल भी नहीं रहा शायद है भी नहीं। बहुत लेट हो गया, या तो नेट नहीं सही आ रहा। स्लो। चलिए रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। फिलहाल हमारी बहस लेसी पे रहेगी। तो फॉर लेसी नंबर 1 ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में 2006 की भी एंट्रीज रिक्वायर्ड है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कंपैरेटिव एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के भी एक्सट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड है विद कंपैरेटिव। तो रिक्वायरमेंट्स कल जैसी हैं, लेकिन जरा शायद 4 डिफरेंट सिनेरियोज में लिखी हुई हैं। आ जाए फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुरू करें। अभी भी सही नहीं है। चले जी, कोई बिजनेस नेम बताएगा रहा तो। एबीसी तो चले खुद से अज्यूम कर रहे हैं। चले कोई नहीं, रिक्वायरमेंट है लिखे। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। बहरहाल कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कल डिस्कस हुए हैं। जो इस फाइनेंशियल ईयर और लीज ईयर का डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह भी आपको समझ आ जाएगा। जी करें जी स्टार्ट। फॉर्मेट बना लिया करें अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड है तो। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिल गए, मैं शुरू करें। जी फर्स्ट रेलिवेंट डेट करवाना है आपने। 1 मार्च 2005 लीज हुई, लेसी की बुक्स हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये चीजें याद आनी चाहिए। सबसे पहले लेसी क्या एंट्री करता है? राइट ऑफ यूज एसेट का कोई नाम है? मशीन है, तो राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये किस अमाउंट से ये एंट्री होती है? अब कल काफी बातें होगी हुई हैं, रिवाइज करें ध्यान में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अपनी तरफ से प्लीज नए नए वर्ड्स नहीं ढूंढे। कल वाली पहली एंट्री उसके नीचे लिखा था आप लोगों ने।
फर्स्ट एंट्री किस अमाउंट से होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की फिर वर्किंग करनी पड़ती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग बरखला फिलहाल इसके नीचे ही करना है। हमेशा मेरी सजेशन रहेगी अगर अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो पहले लीज पेमेंट्स ढूंढा करें। यकीनन हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए लेकिन लीज पेमेंट्स की तलाश करें, पहले ढूंढने रिवाइज करें वर्ड जरा कल आए थे। किसे कहते हैं लीज पेमेंट्स? ढूंढ लें कल लिखा था, ढूंढ के रिवाइज करें। पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म, स्टार्ट से लेके एंड तक जो लेसी ने पेमेंट्स करनी है उन्हें लीज टर्म, उन्हें सॉरी लीज पेमेंट्स बोलते हैं। तो ढूंढे एग्रीमेंट में कोई एडवांस तो नहीं है, कोई इनिशियल डिपॉजिट, सिंपली रेंटल्स ही शायद महसूस हो रहे हैं। 71475 कितने रेंटल हैं? एक है, दो हैं? ये तो एक रेंटल है ना एनुअल। तो लीज टर्म कितनी है? तो अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा तो लीज पेमेंट्स का टोटल आ जाएगा। तो ना कोई इनिशियली डिपॉजिट है, ना कोई एंड में कुछ एक्स्ट्रा देना है, सिर्फ 4 ही रेंटल्स हैं। ओके, सॉल्व करें। व्हाट इज 285,900? लीज पेमेंट्स का सम आ गया है। क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? प्लीज यार, प्लीज सिंपल, प्लीज यार। इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये लीज पेमेंट्स है। इकट्ठे हो जरा लिखें। जी होगी लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग जरा खुद से सोचेंगे कैसे होनी चाहिए। करें करें करें, कैसे कर लें इंडिविजुअली करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 285,900 की प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठी ना ले लूं? मेरा तो खैर 285,900 की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से आ जाएगी। कब आ सकती थी? अगर ये इकट्ठी अमाउंट 4 साल बाद देनी होती तो फिर तो हम डिस्काउंटिंग लगा सकते थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जाने हैं हर साल 71, 475 अलग जाना है, तो एन्युटी लग जाएगा। फर्स्ट रेंटल में भी इंटरेस्ट होगा। रीजन एरियर्स में। अब ये चीजें फाइनल करें यार। अगर ये एडवांस में रेंटल्स होते तो पहला अलहदा हो जाता और बाकी कितने रह जाते? फिर 3 रेंटल्स पे एन्युटी लगता। क्योंकि रेंटल्स एरियर्स में है तो चारों रेंटल्स कंसिडर होंगे प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग में। एन्युटी लग जाएगा सर। 1 माइनस 1 प्लस, फाइनल हो गया है फॉर्मूला भी जेन में। रेट बताएं, 0.16 माइनस बताएं, डिवाइडेड बाय, सॉल्व करें। अच्छा फिलहाल ये फिगर्स शायद कैश वैल्यू के बराबर आ रही हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी ऐसी बात नहीं है। शायद नॉर्मली तो ऐसे ही होना चाहिए अदरवाइज। लेकिन आप फिलहाल क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जो बाई चांस शायद कल भी आई थी और आज भी किसके बराबर आ गई है, लेकिन ये कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इट मे बी डिफरेंट और आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ही ढूंढनी है। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है? प्लीज यार क्या हो गए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है सर? नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आज हमारी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है?
आज हमारी लाइब्रेरी विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट कब लाइब्रेरी बनेगा? अब इंकर कब होगा? जब टाइम गुजरेगा। पेमेंट नहीं, जब टाइम गुजर जाएगा। अगर 1 साल गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, तो उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट इंकर हो गया। पे नहीं भी किया होगा तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। लेकिन फिलहाल हम किस डेट पे खड़े हैं? 1 मार्च 2005 जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है। तो अभी एग्रीमेंट के बाद जब टाइम गुजरेगा तो इंटरेस्ट उस वक्त कंसिडर करेंगे। तो ये पहली एंट्री किस अमाउंट से हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। याद रहेगा प्लीज अब। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेल्प करें, नेक्स्ट बताएं किस डेट पे जाए। क्वेश्चन काइंडली गौर से देखना है। लीज ईयर डिफरेंट है, अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है। अकाउंटिंग एंट्रीज करते हुए ईयर एंड अकाउंटिंग वाला जहन में आना चाहिए। बाकी डेफिनेटली लीज भी इन्वॉल्व करते हैं बीच में। बताएं नेक्स्ट डेट ऑफ दिस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर। 31 दिसंबर 2005 पे रुकने की वजह? इंटरेस्ट की बात छोड़ें, कुछ और पहले बात करें। क्या एसेट यूज हुआ? कितना अरसा? नहीं यार गिने प्लीज ना करें। 8 हो गए, 9 से 8 हो गए, गिनेंगे तो अल्लाह करे पूरे हो जाए। हमेशा डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे अगर डेट्स मिल जाए तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन की एंट्री करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कभी भी अगर डेट्स अवेलेबल हो जाएं तो टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। कैसे वर्किंग करो? 2 लाख डिवाइड बाय 4 डेप्रिसिएशन और मल्टीप्लाइड बाय 10/12 गिन लेंगे। मार्च भी शामिल हो रहा है यार, 1 मार्च है। अप्रॉक्सीमेट आंसर 416667। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी मैं 1 मिनट बताता हूँ। सेम डेट जरा 1 मिनट दोबारा लिखें। इस साल कोई रेंटल की पेमेंट नहीं? अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इस अकाउंटिंग ईयर में कोई रेंटल पे तो नहीं होगा। रेंटल तो नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है। लेकिन सेम डेट दोबारा लिखें। एक एंट्री की जरा जगह छोड़ें। थोड़ा सा जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक एंट्री के लिए जगह छोड़ें, डेट लिख के सेम। और कल जो एक टेबल बनाया था फाइनेंस चार्ट टेबल, वो जरा वर्किंग में दोबारा बनवाएं जरा। एक एंट्री के लिए स्पेस रख के फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल बनवाएं। बनाए कॉलम्स, आप भी बताएंगे उसमें हेडिंग्स क्या हैं? डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। बस हेडिंग लिख कर रुक जाए जरा। दोबारा एक दफा मेरे साथ पहली 2 लाइंस कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर वो भी आप ही बनाइएगा। एक दफा दोबारा मेरे साथ रिवाइज करनी है जरा चीजें। हेडिंग्स लिख लें तो बताइएगा। जी ऑल स्टूडेंट्स, जी मेरे क्वेश्चन सुने और उनके आंसर्स दें। ये टेबल स्टार्ट होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट से। बताएं डेट ऑफ एग्रीमेंट। ईयर एंड और लीज डेट्स डिफरेंट हो सकती हैं। टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा किस डेट से होगा? डेट ऑफ एग्रीमेंट से। और किस बैलेंस से?
वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है जिस अमाउंट से लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है, और डेफिनेटली लाइबिलिटी उसी अमाउंट से क्रेडिट हुई है जिस अमाउंट की आप बात कर रहे हैं। तो जो कल वर्ड्स बोले थे मेरा ख्याल एक दफा दोबारा सुन लें ताकि आप जहन में रहे। स्टार्टिंग डेट होती है जो एग्रीमेंट की डेट है, और स्टार्टिंग बैलेंस वो अमाउंट है जिससे आपने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया है। किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ प्लीज, किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ? क्या इस 2 लाख के अंदर इंटरेस्ट है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के बराबर आई थी। लेट मी कंप्लीट प्लीज एक और। देन बेटा आपने इसमें ईयर एंड की डेट्स नहीं लिखनी है, ये सारी एग्रीमेंट के मुताबिक डेट्स लिखनी है। ये टेबल एग्रीमेंट के मुताबिक बनेगा, डेफिनेटली बाद में हम उसे अकाउंटिंग ईयर के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्ट करेंगे। तो 1 मार्च के अलावा के बाद नेक्स्ट डेट क्या लिखूं? प्लीज प्लीज प्लीज, कल तो पहली डेट मैंने दोबारा भी लिखी थी, देखिए जरा टेबल कल वाला, वो असल में उसी डेट पे दोबारा पेमेंट भी थी। तो ये सारा टेबल एग्रीमेंट की डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बनना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट रेलिवेंट डेट बनती है 28 फरवरी 2006। टेबल बनना है एग्रीमेंट के मुताबिक, बाकी डेफिनेटली काउंटिंग हमने अपने काउंटिंग ईयर के एंगल से ही करनी है। रेंटल की अमाउंट बताएं। 71475। देन कैलकुलेटर पकड़ें। क्या ये 2 लाख का बैलेंस पूरा एक साल आउटस्टैंडिंग रहा है? कब से कब तक? 1 मार्च से 28 फरवरी तक का टोटल इंटरेस्ट बनेगा 32,000। सबको पता है कैसे वर्किंग हुई है? अब रेंटल में से अगर इंटरेस्ट माइनस करें 39475, ठीक है जी, प्रिंसिपल अमाउंट है। और 2 लाख में से अगर 39475 माइनस हो जाए तो आफ्टर द पेमेंट ऑफ दिस रेंटल 169,500, दोबारा लिखवाइएगा भैया, 160,525 रिमेनिंग प्रिंसिपल रह जाएगा। कुछ बात याद आ गई है? एक डेट मुझे और लिखवा दो जरा, बाकी फिर आप कीजिएगा। 28 फरवरी 2007 करें कैप टेबल कंप्लीट। तो टेबल बनाते हुए एग्रीमेंट की डेट्स जहन में रहनी चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? ये डेप्रिसिएशन बेटा उस अमाउंट पे चार्ज होगी जिस अमाउंट से आपने एसेट को डेबिट किया है, और एसेट को आपने डेबिट किया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है मिस्टर मुजम्मिल? तो जिस अमाउंट पे एसेट डेबिट हुआ है दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही बाद में डेप्रिशिएट होगी। जो एसेट की वैल्यू उसने डेप्रिशिएट होता ना। ठीक है मिस्टर मुजम्मिल?
जी अगर किसी ने फिगर्स लिख ली हैं तो मेरी जरा चेक करना। सही है फिगर्स? कोई आज तो नहीं राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा? इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ आफ्टर द टोटल इंस्टॉलमेंट्स आपका जो बैलेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाना चाहिए अगर आपकी वर्किंग ठीक है। जी कंप्लीट करके जरा कैंडी बताइए। बारह इसको बनाने का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना प्लीज? कैसे फिगर सॉल्व हो रही है सारी? जी कंप्लीटेड है प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया पूरा? चलिए सर, मैंने अभी आपको एक एंट्री की स्पेस छुड़वाई थी, वो इसलिए मैंने छुड़वाई थी कि जरा 32,000 की जरा फिगर हाईलाइट करें जरा अपने पास। डेफिनेटली हमारे काउंटिंग पीरियड में जो ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 पे एंड हो रहा है, उस ईयर में कोई रेंटल तो पे नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने इंटरेस्ट आपके सामने हाईलाइट किया है, आप बताएंगे ये किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है? ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? ये हमने एक पूरे एक साल का कैलकुलेट किया है, 16% करके पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमने इंटरेस्ट निकाला है। तो वो जो साल है वो कौन सा है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2005 एंड अप टू 28 फरवरी 2006। इंटरेस्ट अब देयरफॉर टाइम बेसिस पे होता है, इसने पे तो नेक्स्ट ईयर में होना है, लेकिन जिस दिन ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2005, तो क्या इस इंटरेस्ट में से 10 मंथ्स का टाइम पीरियड गुजर गया होगा? ये जो इंटरेस्ट है पूरा हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ रहा, ना ही ये पूरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। 10 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे अकाउंटिंग ईयर का बनता है, मार्च से दिसंबर, और जनवरी और फरवरी नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी 2006 में रिकॉर्ड होना चाहिए। कल इस तरह की प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही थी? जरा ढूंढ के टेबल जरा बताएं जरा। नहीं जरा देख लें, एक बार देख लें। अकाउंटिंग ईयर और लीज ईयर सेम होने की वजह से ईयर एंड पे ही इंस्टॉलमेंट पे हो रही थी, तो जो इंटरेस्ट था वो उसी साल पे हो रहा था। लेकिन अब यहाँ 10 मंथ्स का जो इंटरेस्ट हमारे पीरियड में आ रहा है उसने भी नेक्स्ट ईयर ही पे होना है, तो इसमें से टाइम बेसिस पे अब 10 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू होना है। कौन से 10 मंथ्स की बात कर रहा हूँ? 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर, अगले जो 2 महीने हैं उनका इंटरेस्ट पे 2006 में ही रिकॉर्ड होगा। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से 10 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। बात मेरी क्लियरली समझ आ गई है? आए एंट्री लिखें और अमाउंट भी बताएं। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये कल तो पेएबल नहीं आ रहा था यार, जैसे इंकर हो रहा था वैसे पे भी हो रहा था। अब क्योंकि इंकर हो गया पे नहीं हुआ, इसलिए फिर पेएबल बन जाएगा। आई होप कि कल वाले वर्ड्स में मेरे कुछ रिकॉल हो गए। वर्किंग करेंगे हम, 32,000 कैलकुलेट हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 10/12 इज इक्वल टू 2,667 शायद, राउंड ऑफ करते रहे wherever is necessary. Any confusion? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी हो रहे थे, वो क्लियर है? जी आगे चलो। एनी अदर एंट्री इन दिस अकाउंटिंग है? एनी अदर एंट्री रिक्वायरमेंट बी पे है? नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज भी मांग रहा है शायद, हेडिंग बनवाए। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, December 31, 2005
31 December 2006 अप्लाई ए माइंड, बताएं कौन सी डेट लिखूं? एनी रेलिवेंट डेट इन 2006? देखें देखें, क्वेश्चन देखें, टेबल देखें, इर्द गिर्द देखें। व्हाट वुड बी द रेलिवेंट डेट? 28 फरवरी 2006 को क्या हुआ है? प्लीज क्या हुआ है? किस चीज की पेमेंट? रेंटल की पेमेंट हो रही है। बस डेट लिख कर रुक जाए, पहले एंट्री जरा समझ लें, इसमें शायद कुछ चीजें सही तरह सोचने वाली हैं। 28 फरवरी 2006 पे रुकने की वजह कि रेंटल पे हो रहा है, फर्स्ट रेंटल पे हो रहा है। मत लिखिएगा साथ, इस तरह देख के पहले समझिएगा जरा। बताएं कैश कितना जाएगा? प्लीज कैश कितना जाएगा? इस कैश में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट से क्या डेबिट होगा? प्लीज प्रिंसिपल अमाउंट से लीज लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी बाय ₹39475। बाकी क्या है इस कैश के अंदर? इंटरेस्ट भी है। कितना इंटरेस्ट है? क्या वो 32,000 सारा का सारा 2006 का एक्सपेंस है? अब प्रॉब्लम है इसमें, कैलकुलेटर हाथ में पकड़े, 32,000 लिखें कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाइड बाय 2/12 करें। ये क्या करवाया, किसी को पता चला? ये कौन से 2 महीने? तो इन 2 महीनों का इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा? कितनी अमाउंट बन रही है? 5333 समथिंग शायद बन रही है। व्हाट इज दिस? हाउ टू कैलकुलेट दिस? 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12। कौन से 2 महीने? जनवरी फरवरी 2006। अब डिफरेंस रहे जरा 1 मिनट एंट्री में, अभी भी एंट्री बैलेंस नहीं हुई। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,667। किसी को पता है क्या आ रहा है? इसके साथ एक्सपेंस लिखूं या पेबल लिखूं? एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, आप पेमेंट हो जाने की वजह से पिछली लायबिलिटी सेटल हो रही है, तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट पेबल के तौर पे सेटल हो रहा है और 2 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है। कल इस तरह का ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ है? सारी अमाउंट एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो रही थी, क्योंकि जिस साल से रिलेटेड थी उसी साल में पे हो रही थी। अब 10 मंथ्स ऑलरेडी हमने पेबल बना लिया हुआ है, तो पे करने से लायबिलिटी रिड्यूस होगी और 2 मंथ्स का एक्सपेंस इसी साल का अदरवाइज रिकॉर्ड हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? एक कंपाउंड एंट्री मेरा ख्याल बेहतर रहेगी, जो जरा प्रॉपर आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। लिख लें जरा, और काइंडली इसी तरह लिखें जिस तरह मुझे लिखवाया। बैंक पूरा ही कैश लेगा, लेकिन हम अकाउंटेंट्स अपने लिए इसका एक ब्रेकअप करेंगे कि इसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेबल में इसका ब्रेकअप हो जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी नोट करके बताइएगा प्लीज। एनी कंफ्यूजन? लिखिए नेक्स्ट डेट इफ एनी। अब ये इधर आप फाइनल करें 31 दिसंबर 2006 पे रुकने की वजह। चलें डेप्रिसिएशन फाइनल करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग करवाएं। 2 लाख डिवाइड बाय 4, हाउ मेनी मंथ्स? इस साल पूरा साल ही है,
फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मार्च की वजह से 10 मंथ्स बन रहे थे, अब सेकेंड ईयर में तो एसेट फिर पूरा साल ही यूज हो रहा है। ओके है 50,000। एनी अदर थिंग, एनी अदर थिंग। अब दोबारा टेबल इंडिविजुअली देखें, शायद जो लास्ट ईयर के एंड पे बात मैंने की थी, अब आपको इंडिविजुअली भी पता चलनी चाहिए। जरा ट्राई करें जरा, क्या इस साल के एंड पे भी कोई इंटरेस्ट ऐसा है जिसे अक्रू होना है? ट्राई ट्राई इंडिविजुअली ट्राई जरा करें। जी वो आइडेंटिफाई कर लेना, नेक्स्ट जो इंटरेस्ट है उसका टाइम पीरियड भी उसी तरह लिखना जरा टेबल में। जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है 25684, वो कब से कब तक का है? 1 मार्च 2006 से लेके 28 फरवरी 2007 तक का है। तो जरा डेट भी लिखना, बाकी तो डेफिनेटली वो 10/12 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा या नहीं? सेम कॉन्सेप्ट शायद रिपीट हो रहा है। 25684 वंस अगेन एक पूरे साल का कैलकुलेट हुआ है, लेकिन वो लीज ईयर है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग ईयर के एंगल से 1 मार्च 2005 टू 28 फरवरी, सॉरी 1 मार्च 2006 टू 28 फरवरी 2007। ओके, क्या एंट्री होगी, कितने से होगी? हाँ जी 10/12 समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, 25684 multiplied by 10/12 is equal to 21403। एनी कंफ्यूजन? अब अगर नेक्स्ट ईयर वैसे ही सोचना हो, रिक्वायर्ड तो नहीं है, वहां भी शायद बस यही 3 एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। 2007 का एक रेंटल होगा, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन होगी, और वंस अगेन शायद एक इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया ये। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ओके? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलें जी, सी रिक्वायरमेंट किसके एक्सट्रैक्ट्स, किस साल के एक्सट्रैक्ट्स, किस साल के साथ, लिखे हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है पहले, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन extracts as on 31st December 2006 6 with 5। इसमें नॉन करंट एसेट्स में जरा राइट ऑफ यूज एसेट खुद फाइनल करें, एंट्रीज ढूंढें, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
रिपीट हो रहा है प्लीज, कल भी किया था आप लोगों ने। Accumulated depreciation, ठीक है फिगर्स मेरी। 2 लाख माइनस फर्स्ट ईयर 41,667, आंसर क्या आएगा? 158,333। और एक्यूमुलेटेड सेकंड ईयर के एंड पे 91,667 समझ आ जाएगा? नहीं, एक्यूमुलेटेड समझ आ रहा है 91 कैसे? 50,000 फर्दर ऐड हो गए तो एक्यूमुलेटेड माइनस हो रहा है 108,333। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हेडिंग प्लीज। एनी अदर थिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? लीज लायबिलिटी आनी है यार, तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में उसका ब्रेकअप होना। हेडिंग्स लिख लें, एक और दफा मेरे साथ जरा रिवाइज कर लें जो कल बातें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर इंडिविजुअली प्लीज ट्राई करें। नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज। हाँ जी, इंटरेस्ट की बात बेटा मैं अलग करता हूँ। एक दफा दोबारा टेबल मेरे साथ जरा पढ़ना सीख लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस इंडिविजुअली कर सकें आप। अगर हेडिंग्स लिख लें तो मुझे बता दें। टेबल जो बना है इस पे ग्रिप होनी चाहिए कि इसकी फिगर्स क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जी नोट करनी हेडिंग्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ हैं? अब यकीनन बेटा 2 सालों की वर्किंग होनी है, 2005 भी है और 6 भी है, तो इसका डिसीजन लेते हुए हमेशा अलग अलग ईयर का सोचें। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम 2005 की बात कर रहे हैं और देन फिर आप चाहे इंडिविजुअली कीजिएगा 2006 की फिगर्स। ठीक है प्लीज, करूं शुरू? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप क्लोजिंग बैलेंस ढूंढेंगे जिस ईयर एंड पे आप बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, गौर से आप टेबल देखना है, इस टेबल में अब प्रॉब्लम इस वजह से जरा है कि इसकी डेट्स ईयर एंड से मैच नहीं कर रही। ये एग्रीमेंट के मुताबिक बना हुआ है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने ईयर एंड के एंगल से बनाने हैं। तो क्वेश्चन मेरा गौर से सुने और आंसर दें। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 2005? क्वेश्चन रिपीट करें मेरा, मैंने क्या बोला? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 2005? जी हिम्मत, 2 लाख तो 1 मार्च को था यार, उसमें चेंज कब आया? 28 फरवरी 2006 को चेंज आया। इट मीन 31 दिसंबर 2005 वाले दिन भी बैलेंस 2 लाख ही होगा। क्लियर हो जाएगा? तो अगर ये क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई हो जाए ना तो अगला इशू कोई नहीं है। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2005 पे भी, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का जो प्रिंसिपल है वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ये क्लियर है प्लीज? और इसके सामने कहा बैलेंस में जो फिगर आ रही होगी वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? क्लोजिंग बैलेंस, और फिर जो क्लोजिंग बैलेंस में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में है वो करंट लायबिलिटी है, और जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में है वो डेफिनेटली ये 3 फिगर्स हैं। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना जरा, लेकिन उन 3 फिगर्स का एक दफा चेक कर ले। फाइनली आंसर बराबर इंशाल्लाह उस बैलेंस क्या आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ये टेबल बना इस तरह हुआ प्लीज। ठीक है सर, व्हाट इज द फर्स्ट डिसीजन प्लीज? और देन फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स की फिगर आपके सामने जरूर प्रेजेंट हो जाएगी। ये सबको पता चल गया 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? ये कब था और कब तक रहा? 1 मार्च को था और 31 दिसंबर 2005 में भी यही होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो नेक्स्ट पीरियड में पे होनी थी। ओके, लिखिए अपने हाथ से जरा करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन, मैं बाद में फिर लिखूंगा। ये किस साल का ब्रेकअप बनाया हमने? 2005 का या 6 का?
2005 में करंट लाइबिलिटीज में आप लिख रहे हैं 39475 और नॉन करंट में लिख रहे हैं आप 16525। यकीनन एक इंटरेस्ट भी है लेकिन उसे कभी मिक्स नहीं करना, और बाद में फिर मैं बात करता हूँ। अब इस प्रिंसिपल का एक ब्रेकअप बनाया, नोट कर लिया? नोट कर लिया सर? दोबारा टेबल देखें जरा बोर्ड पे। अब अगला सवाल 2006 के एंगल से आप उठाएं। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट बोले? 1 नहीं बेटा, 1 कोई नहीं डेट। व्हाट ईयर एंड कौन सी डेट पे आ रहा है? तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2006? अब ट्राई करें टेबल में। ये तो 28 फरवरी का है, वही बैलेंस जो 28 फरवरी 2006 पे हो गया था 31 दिसंबर 2006 पे भी रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2007 पे हो रही है। किस दिन जो हो गया था कब भी होगा? बोल दें बोल दें बोल दें। 28 फरवरी पे जो बैलेंस हो गया था, आगे ईयर एंड में ड्यूरिंग द ईयर और कोई पेमेंट ना होने की वजह से यही क्लोजिंग बैलेंस ईयर एंड तक भी होगा 31 दिसंबर 2006। वंस अगेन अगर क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई हो जाए तो इंशाल्लाह करंट और नॉन करंट ढूंढना इशू नहीं है, ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट 12 मंथ्स करंट पोर्शन और उससे अगले 12 महीनों के बाद जो बैलेंसेस हैं वो नॉन करंट पोर्शन बन जाएगा। करें जी कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन फाइनली? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे भी जरा लिखवा दें 2005 की पहले फिगर्स लिखवा दें क्या आई थी। करंट क्या था? 39475। नॉन करंट क्या था? 160,525। और 2016 में, सॉरी 2006 में 45791 114,734। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको क्लोजिंग नजर नहीं आ रहा? ये आ रहा है? नहीं, क्लोजिंग नजर नहीं आ रहा, ब्रेकअप नजर आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में डिवाइड करके लिखना होता है। हाँ डेफिनेटली अगर टोटल क्लोजिंग निकालना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन टेबल में पहले क्लोजिंग ढूंढना है और देन फिर करंट और नॉन करंट देख के उसका ब्रेकअप लिखना। एक और चीज आनी चाहिए थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो कल नहीं थी, ढूंढने जरा अपनी एंट्रीज में। कल क्यों नहीं ये फिगर थी जो आज नजर आ रही है? जो डी हो रहा था वो पे हो रहा था, लेकिन जरा 2005 के एंट्रीज देखें, ये भी गौर से जरा देखिएगा। 2005 की एंट्रीज में कोई इंटरेस्ट पेएबल बनता है एंड ऑफ 2005? ये करंट में लिखूं या नॉन करंट में, सोच के बताएं। वाई करंट? अगले साल में इसने पे हो जाना। ये जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ था 10 मंथ्स का, ये 2006 में पे हो जाना था 32,000 में मिला के, लेकिन लाइबिलिटीज में आना कितना है? 26667। और 2006 में बताएं, 2006 में क्या पिछला वाला पे हो गया? कंसंट्रेशन नहीं है प्लीज आपकी। ये 26,667 पे हो गया था 6 में, लेकिन ईयर एंड 6 में फिर एंड पे फिर कितना बैलेंस हो गया? 21403। एनी कंफ्यूजन? वाई इन करंट लायबिलिटीज? 2 महीने ठीक है, लेकिन सही वर्ड चाहिए, नेक्स्ट 12 मंथ्स में हो जाना पे, चाहे वो पहले दिन पे हो या आखिरी दिन पे हो, नेक्स्ट 12 मंथ्स की बहस है। एनी कंफ्यूजन? एनी अदर थिंग? लास्ट रिक्वायरमेंट बनाएं। जी इंडिविजुअली ट्राई करें जरा, और जरा थोड़ी सी कंसंट्रेशन से। मेरा ख्याल है कि अगर जल्दबाजी में करेंगे एक मिस्टेक हो जानी है। पता आपको है कि क्या क्या आना है, लेकिन सही तरह से सर्च करें। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं।
जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, खामोशी है प्लीज। जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 41,667 लास्ट ईयर एंड 50,000 करंट ईयर। ओके, देन और क्या आना है, लिखें 2005 का इंटरेस्ट एक्सपेंस 2,667, ओके, और 6 का 2107 यार, ये 6 का सही देखिएगा प्लीज। 2006 की एंट्रीज देखें, क्या जो इंटरेस्ट पे हो गया है वो एक्सपेंस है, और जो पे नहीं हुआ वो भी एक्सपेंस है। पहले 2 महीने का भी एक्सपेंस अलग है, मिल जाएगा कहीं, और नेक्स्ट 10 मंथ्स का एक्सपेंस आपस में प्लस होगा। पेबल में सिर्फ 10 मंथ्स का क्यों आया? पेबल्स अभी आपने बनाए ऊपर, जब पेबल बनाया था उसमें सिर्फ 21,403 क्यों आया? क्योंकि पहले 2 महीनों का पे हो गया था, वो लायबिलिटी नहीं था। लेकिन क्या पहले 2 महीनों का पे होने की वजह से एक्सपेंस भी नहीं है? प्लीज समझ आ रहा है प्लीज? तो पहले 2 महीने जनवरी फरवरी का एक्सपेंस कितना था? 5,333, और जो अगले 10 महीने उनका एक्सपेंस 21,403, तो टोटल एक्सपेंस 26,736 टोटल एक्सपेंस है। लेकिन इसमें से सिर्फ पेबल 21,403 रह गया है, बिकॉज पहले 2 महीनों का इंटरेस्ट इसी पीरियड में पे भी हो गया था। एनी कंफ्यूजन? प्लीज ओके है सर? यहां प्लस किया है, वहां क्यों नहीं किया है? यहां एक्सपेंस निकाल रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पेबल की बहस कर रहे थे। देख लीजिएगा, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ बताते हैं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह हाफिज ही हो रहा है। ओके है सर? जज़ाकल्लाह सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? चलो एक और क्वेश्चन करें, पेज नंबर 3 पे तो जरा थ्योरी लिखी हुई, इसकी जब जरूरत पड़ती है हम पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढूंढना, पेज नंबर 4 पे तरतीब में क्या चले। आ जाए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज और ऐड करें। बाकी ये पीछे पेज पे लिखा हुआ था, वो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आएंगी इंशाल्लाह, पे साथ साथ डिस्कस करते हैं। रेडी जी प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3। On 1st July 2010, full involved, Miracle Textiles Limited acquired a machine on lease from a bank. Miracle Textile Limited लेसी हो जाएगा और बैंक लेसर होगा। लीज एग्रीमेंट हुआ है 1 जुलाई पे। लीज एग्रीमेंट की डिटेल्स दी हुई है। लीज टर्म इज 4 years and useful life is 10 years. What is the meaning लीज टर्म? आपका क्या ज़हन कहता है? लीज टर्म मीन्स जितने अरसे में लीज की पेमेंट्स होंगी। व्हाट इज द मीनिंग यूजफुल लाइफ? जिस टाइम पीरियड में एसेट ने इस्तेमाल होना। क्या ये डिफरेंट हो सकती है? जरा दोबारा वर्ड्स पे गौर करके सोचें। लीज टर्म में पेमेंट्स होनी है और यूजफुल लाइफ में एसेट इस्तेमाल होना है। पिछले पेज पे वापस जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या ये दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकती हैं? तो 4 साल लीज टर्म है और 10 साल एसेट ने इस्तेमाल होना है रिस्पेक्टिवली। बाकी इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो भी सोचते हैं। Installment of 5.8 million is to be paid annually in advance on 1st July. पहली इंस्टॉलमेंट की डेट बोलें। 1 जुलाई 2010। एक और बोल दें जरा। इन एडवांस है तो फिर नेक्स्ट डेट 1 जुलाई 2011 एंड सो ऑन। वैसे कितनी होंगी ये? 4 पेमेंट, 10 या 4? लीज टर्म 4 साल,
4 इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दिया हुआ इन द लीज 15.725879, ये इतना सारा पॉइंट्स के बाद इसलिए दिया हुआ है ताकि राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई डिफरेंस ना आ जाए। फिर भी अगर 1 आध रुपए का आ गया तो काइंडली इग्नोर करना, इससे ज्यादा एग्जामिनर अब रेट ना ही देता तो बेहतर है। ठीक है प्लीज, तो प्लीज जितना रेट दिया हुआ यूज तो कर लेंगे, लेकिन इवन देन अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो वो इमटेरियल डिफरेंस इग्नोर करना भी सीखेंगे। बाकी ये रेट कैलकुलेट असल में होता है, इसी वजह से इतना लेंथी है, उसकी कैलकुलेशन इंशाल्लाह फिर जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इस वक्त डिस्कस करेंगे। वंस अगेन एक इम्प्लिसिट वर्ड है, ये छुपा हुआ रेट होता है, इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन अगर एग्जामिनर दे दे तो फिर इसे एज इट इज यूज करना होता है। ठीक है, बाकी कैलकुलेट कैसे होता है वो इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस होना है। एनी कंफ्यूजन? नंबर 4 नई चीज आ रही है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म कितने अरसे बाद, ये तो बता दें। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म कितने अरसे बाद है? MTL मींस है मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड, और मिरेकल टेक्सटाइल है लेसी। लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन, गौर से वर्ड्स पढ़ने जरा, ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 मिलियन। सिंपल ट्रांसलेशन करें, 4 साल बाद लेसी के पास से ऑप्शन है कि वो 2 मिलियन दे के एसेट खरीद सकता है। फर्स्ट लाइन में जाए, खरीद तो उसने शुरू में नहीं लिया, शुरू में उसने लीज पे लिया था, एंड में खरीद सकने का मतलब 2 मिलियन दे के वो लीगल ओनरशिप भी ले सकता है। क्या ये 2 मिलियन इंस्टॉलमेंट्स के अलावा, क्या ये 2 मिलियन इंस्टॉलमेंट्स के अलावा है? क्या ये हर साल है या कोई वन टाइम पेमेंट है? वन टाइम पेमेंट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। नेक्स्ट लाइन, द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन, एट द एंड ऑफ लीज टर्म मींस 4 साल बाद, इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन फुल कंसंट्रेट। सिंपल ट्रांसलेशन, लीज टर्म के एंड पे मशीन कितने रुपए की मार्केट में एक्सपेक्टेड है? ठीक है, अब आपको यहाँ पेरेंटली यहाँ एक क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज करनी चाहिए। मार्केट वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है? 3 मिलियन, लेकिन लेसी के पास क्या ऑप्शन है कि वो 2 मिलियन पैसेट खरीद सकता है। अब पेरेंटली यहाँ तक अगर गौर से देखें तो किसका गेन किसका लॉस बनता नजर आ रहा है? लेसी को फायदा नजर आ रहा है, लेसर का लॉस नजर आ रहा है, लेकिन अभी टेंशन नहीं क्रिएट करनी, आगे चलें, मैं बाकी बात करता हूँ। इट इज रीजनेबली सर्टन वाली अंडरलाइन करें लाइन, इट इज रीजनेबली सर्टन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब स्टार्ट ऑफ द लीज, इंसेप्शन शुरू ऑफ द लीज, दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट। ये वर्ड जरा अंडरलाइन करना। इस लाइन का मतलब है कि लीज एग्रीमेंट के स्टार्ट में ये रीजनेबली सर्टन है कि लेसी इस 2 मिलियन की पेमेंट को करके एसेट को परचेज कर लेगा। ठीक है प्लीज, अब यकीनन एक वर्ड ऑप्शन आ रहा था, लेकिन वो ऑप्शन का वर्ड रीजनेबली सर्टन होने की वजह से अब ये रीजनेबली सर्टन मींस सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि लेसी जो है ओनरशिप ले लेगा बाय पेइंग 2 मिलियन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अब पूरी स्टोरी असल में बेटा क्या है, लीज एग्रीमेंट जब निगोशिएट हो रहा होता है एट द स्टार्ट या एट द एंड, निगोशिएशन लेसी और लेसर में कब हो रही होगी? तो स्टार्ट में जब लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो रही होती हैं तो उस वक्त लेसी और लेसर मिलकर ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि ये पेमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। थोड़ा सा पीछे जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे, वहां लीज का स्ट्रक्चर क्या था कि लेसी शुरू में 2,000 देगा और बाद में 2,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स देगा, और वहां कुछ नहीं बताया हुआ था कि एंड में कुछ एक्स्ट्रा देगा, सवाए इसके के फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में पढ़े, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेगा। इट मींस अगर एंड में एसेट की कोई वैल्यू होगी भी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, एसेट की अगर कोई वैल्यू एंड में होगी भी तो लेसर ने वो रेंटल्स में ऑलरेडी कवर कर ली होगी। लेकिन ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है,
इसमें कोई अनड्यू एडवांटेज और अनड्यू फेवर वाली कोई बहस नहीं है। अगर एंड में कोई अमाउंट एसेट की होगी भी और लेसर नहीं ले रहा तो उसने अपनी वो अमाउंट रेंटल्स में ही कवर कर ली होगी। निगोशिएशन करते हुए लेसी ने ये कहा होगा कि मुझसे जो लेना है वो कुछ एडवांस ले लें और बाकी रेंटल्स की फॉर्म में ले लें और एग्रीमेंट बस फाइनल हो गया और एंड में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। बात क्लियर है मेरी? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वहां एग्रीमेंट कैसे हुआ हुआ है? वहां शायद लेसी ने ये कहा होगा कि मैं इनिशियली कुछ देने की पोजीशन में नहीं हूं, तो मेरे से सारे पैसे एरियस की इंस्टॉलमेंट्स में ले लें, और डेफिनेटली निगोशिएशन के रिजल्ट में ये बात फाइनल होगी, देयरफॉर कोई एडवांस नहीं था। अब आए जरा क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ का डाटा क्या कहता है कि जब एग्रीमेंट हो रहा था तो लेसर और लेसी के दरमियान कुछ इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड हुई हैं और उनका पीरियड क्या डिसाइड हुआ है कि वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे पैसे देने हैं। यहाँ तक ठीक है प्लीज? देन एंड ऑफ द लीज टर्म भी ये एसेट लेसी परचेज कर रहा है। यकीनन उस वक्त मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड क्या है? 3 मिलियन। लेकिन लेसी के पास क्या ऑप्शन है? तो जो अपेरेंटली आपको लग रहा है कि 1 मिलियन का डिफरेंस है, ये अंडरस्टूड बात है कि वो डिफरेंस लेसर ने ऑलरेडी रेंटल्स में कवर कर लिया होगा। ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें कोई अनड्यू गेन या लॉस की कोई बहस नहीं है। ये भी हो सकता था कि ये 2 मिलियन भी वो एंड में पे ना करता और ओनरशिप ले लेता, लेकिन उस केस में ये 2 मिलियन कहाँ ऐड हो गया होता है। लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर बना सारा, इसमें 5.8 मिलियन की 4 एडवांस में अमाउंट्स होंगी और प्लस 2 मिलियन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी ने पे करके ओनरशिप ऑब्टेन कर लेनी है। इन अदर वर्ड्स, जब आप लीज पेमेंट्स बना रहे होंगे तो कुछ हेल्प करेंगे जरा, लीज पेमेंट्स में क्या क्या लेंगे आप? लीज पेमेंट वर्ड याद है? शुरू से लेके एंड तक जो अमाउंट्स हैं वो इकट्ठी करनी है। तो 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके लीज पेमेंट्स में रेंटल आ जाएंगे। क्या उसमें फिर 2 मिलियन प्लस करेंगे? 2 मिलियन करेंगे या 3 मिलियन करेंगे? 3 मिलियन हमसे रेलिवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अब उसने पे नहीं होना है। उस 3 मिलियन की जगह लेसी के पास 2 मिलियन की ऑप्शन है और जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली लेसर ने पहले कवर कर लिया होगा। आखिरी चीज इसमें यह है कि जो मैंने एक सेंटेंस अंडरलाइन करवाया है, जरा ये दोबारा देखें जरा। यहाँ लिखा हुआ था इट इज रीजनेबली सर्टन। अगर यहाँ ये लिखा होता इट इज नॉट रीजनेबली सर्टन, तो फिर हम 2 मिलियन को लीज पेमेंट में कंसिडर ना करते। ये शुरू में ही डिसाइड होता है कि इंस्टॉलमेंट्स कितनी कितनी देनी है, और अगर एंड में को पैसे देने हैं तो वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। देयरफॉर एग्जामिनर आपको बताएगा कि ये रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है या नहीं। अगर ये रीजनेबली सर्टेन है कि परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो देन आप उसे अपनी लीज पेमेंट्स में कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये नॉट सर्टेन होता तो हम इस 2 मिलियन को भी इग्नोर कर देते। आई होप कि मैंने बहुत कुछ बोला है, कुछ समझ भी आ गया है। आप बताएंगे क्या समझ आ गया है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ लीज पेमेंट्स? कैलकुलेटर पकड़े, नहीं जरा मैं सॉल्व कर दे, मुझे आइडिया हो जाएगा क्या किया आपने। 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 क्यों कर रहे हैं? रीजनेबली सर्टेन की वजह से कर रहे हैं। 3 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो देना ही नहीं है, वो मार्केट वैल्यू एग्रीड ही नहीं है लेसी के पास। अच्छा, ऊपर लिखा था ऑप्शन, तो यकीनन ऑप्शन अगर है तो फिर तो अनडिसाइडेड थे हम, लेकिन नीचे से पता चला कि वो ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन टू बी एक्सरसाइज्ड है। देयरफॉर आप 2 मिलियन प्लस करके मेरा ख्याल है 25.2 मिलियन की लीज पेमेंट्स बना रहे हैं। अब समझ आ गया क्वेश्चन? बाकी यहाँ रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, बल्कि एक लाइन रहेगी शायद अभी। MTL depreciates a machinery on a straight line basis, straight line method है और एक nil residual value है। MTL कौन है? लेसी। रिक्वायरमेंट 1 पढ़े। जनरल एंट्रीज हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, 12 एंड 13, 3 सालों की हैं। रिक्वायरमेंट भी बाद में पढ़ेंगे, उसमें फिर एक नई चीज भी है। अब आप डाटा जरा इंडिविजुअली देख लें पहले, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो पहले उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक नजर खुद से जरा डाटा भी पढ़ लें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर लें। अगर इससे इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो बात सही समझ नहीं आई, तो वो करनी पहले क्लियर कर लें। स्टार्ट करें फिर।
चले रिक्वायरमेंट यही आप ध्यान में रखें। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिजनेस नेम बताएं जी। अब यहाँ अवेलेबल है यार, मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड। तो पहले जो 2 क्वेश्चन है वो तो जरा हम अपनी जरा बेस बना रहे थे, तो थोड़ी सी गेम अब एडवांस हो रही है। बहरहाल कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, जो बातें हो गई हैं उन्हीं के अंदर है के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, फर्स्ट ईयर एंड पहले लिखना है 30 जून 2011। 3 साल बन जाएंगे, फिर 11, 12, 13 बाद में करते हैं। 11 लिख लें, वंस अगेन फॉर्मेट बना लेंगे। सॉरी मैंने टेबल ही बना दी, सॉरी। डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट कार्ड, इसने मेरे साथ बोर्ड से देखे तो नहीं बना लिया? जज़ाकल्लाह, शुक्र है आपने देखा ही नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट करें जी। जी फर्स्ट एलिमेंट डेट क्या हुआ इस दिन? लीज हुई, लेसी है, क्या एंट्री करें? राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, किस अमाउंट से, बस ये चीजें आप फाइनल करें, इंशाल्लाह इशू नहीं है कोई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, अब इसकी वर्किंग बनाए। जी सईद अहमद सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी सजेशन है जब भी कभी प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो, पहले लीज पेमेंट्स लिख के सामने रखना है, ताकि पता हो कि किन अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। जी बताएं लीज पेमेंट्स कैसे सॉल्व की थी आपने? 5.8 इंटू 4 प्लस 2, ये 2 मिलियन शुरू में है या एंड में है? अच्छा मिलियंस में हो रहा है शायद, तो मिलियंस में करवा देंगे, राउंड ऑफ करवा देंगे। या अल्लाह, जी टोटल बन जाएगा 25.2 मिलियन। ले प्रेजेंट वैल्यू, बहुत से लोग मेरा ख्याल अभी ईद एंजॉय कर रहे हैं। कोई है ऐसी बात, कोई दोस्त यार? अल्लाह करे मंडे को खत्म हो जाए। मेरा ख्याल एक साइजेबल तादाद है जो मंडे से शायद अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट कर पाएगी, वो भी अल्लाह करे हो जाए। नहीं हॉस्टल्स भरे हुए, सुनसान पड़े। चले अच्छा है, अकेले हैं आप। जी सर प्रेजेंट वैल्यू सर कैसे कर रहे हैं, ये रुके हुए करें करें। डिस्काउंटिंग या एन्युटी? नहीं दोनों ठीक है, लेकिन कैसे? चले करें, मैं देखता हूँ क्या कर, पता आपको है सारा। अच्छा डेफिनेटली ये कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले वो लिखें क्या सॉल्व करना है। बगैर लिखे अगर कोई कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली इक्वेशन बना के ज्यादा है, इस तरह नहीं बननी बात।
ठीक है, चलें करें जो कर रहे हैं। एग्रीमेंट की डेट्स जहन में रखनी है। पहला रेंटल एज इट इज होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू में 5.8 एज इट इज क्यों होगा, वो तो आज ही है। फिर कितने 5.8 मिलियन के रेंटल आ जाएंगे प्लीज? ओके है? क्या उन 3 के लिए एन्युटी यूज हो सकता है? वजह एक से ज्यादा है, सेम है, एनुअल है, इंटरेस्ट रेट पूरा लिखवाएं कितना है, बोल दें काइंडली प्लीज जरा। 0.15 725 875, ठीक है, 879 माइनस बताएं। -3 ओके है सर? ये तो 4 इंस्टॉलमेंट्स थी यार। ओके यहाँ तक? यहाँ भी 1 मिनट रुक जाए। यहाँ तक किन अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है? नहीं, डीज है रेंटल जो 5.8 के 4 है, लेकिन क्या कोई 2 मिलियन एनम में भी है, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी? क्या वो 2 मिलियन हर साल है, एक दफा है, कितने अरसे बाद? एन्यूटी लगेगा या डिस्काउंटिंग लगेगा? एन्यूटी कब लगता है? एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम हो। 2 मिलियन तो बस एक अमाउंट है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। 1 प्लस आ जाएगा डिस्काउंटिंग याद, 15725 879 माइनस लिखवाना सबने। -4 का मतलब 4 साल बाद एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। क्लियर है? प्लीज करें सॉल्व। 20 मिलियन तो नहीं बन रहा यार, 19.996 बन रहा है शायद। राउंड ऑफ कर दिए यार, जाने दे यार। प्लीज मोबाइल पे क्या मिल गया है? कैलकुलेटर मोबाइल पे नहीं मिलता है यार, वहां पे और बड़ा कुछ हो जाता है। इरादा यही होता है गेम ओवर हो जाती है। किसी को याद कराना पड़ता है यार, दुनिया प्लीज कहीं और जा रही है। जी डियर प्लीज आंसर फाइनल। आंसर आंसर सर, आंसर आंसर जो आ रहा प्लीज वही बताएं यार, जो लिखना है वही लिखवाएं। 20 लिख दें सर? क्या है 20? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज पेमेंट्स। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? एंट्री फाइनल करें। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ लेसी? किस अमाउंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अब निकाल लिया करेंगे यार? गेम आगे बढ़े सर, कंसंट्रेशन प्लीज। नेक्स्ट डेट बताएं। नो नो जरूरत नहीं है, भाई सही कह रहा है। सेम डेट दोबारा क्यों लिखें? क्या इसी सेम डेट पे फर्स्ट रेंटल भी एडवांस में पे हो जाना है? डबल एंट्री बताएं। कैश क्रेडिट बिल्कुल ठीक है, पूरी एंट्री फाइनल करें। क्या उस पहले रेंटल में इंटरेस्ट तो नहीं है? क्या एंट्री बनी? लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश और बैंक व्हिचएवर यू वांट टू से क्रेडिट। 5.8 ओके है? 2 दफा बोर्ड से 5.8 आप देख के लिखना है, चले मर्जी आपकी, लेकिन लिख लें। 2 दफा तो पहले भी हो गया वैसे। एनी कंफ्यूजन? गेम आगे बढ़ाएं, कंसंट्रेट प्लीज। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, डेट डेट पहले। 30th जून अब ईयर एंड आ गया है। 30th जून कौन सा वाला? 2011। डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाए, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले जरा 1 मिनट रुक जाए, एंट्री लिख लें। अमाउंट फिर आपसे पूछता हूं कि कैसे सॉल्व होनी चाहिए, जस्ट 1 मिनट। लिख ली एंट्री? ये एसेट कितने पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है? तो 20 डिवाइड बाय बताएंगे, 10 या 4? वाई? बात बेटा आपकी सही है, लेकिन बात जरा पूरी कर लें, जरा पेज नंबर 3 पे जाए, जरा पिछले पेज पे। इस पेज नंबर 3 के मिड में कहीं डेप्रिसिएशन पॉलिसी जरा हेडिंग ढूंढना है।
और जरा बात जरा कम्प्रीहेंसिवली कर लें ताकि हर जगह पे हर क्वेश्चन पे फिर बाद में अप्लाई हो जाए। पेन रख लें हाथ में और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, और जहां जहां मैं रुकूं वहां रुक के जरा मेरी कुछ बातें भी सुन लें। इफ द लीज transfers ownership of an asset to lessee by the end of the lease term। यहां तक रुक के जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इस नोट्स को जरा खोलने आते जाते इधर उधर जरा जो हो गया जरा वो भी फाइनल कर लें। क्या क्वेश्चन नंबर 1 में एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी? वापस आए थर्ड पेज। और इफ पता है कहा, इट इज रीजनेबली सर्टन that lessee will exercise the purchase option available in the lease contract पर रुक जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में जाए। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में कोई रीजनेबली सर्टन परचेज ऑप्शन है? दोनों क्वेश्चंस का 1 और 3 का इकट्ठा जरा एक आंसर सुने जरा। अगर बेटा परचेज ऑप्शन भी है तब भी क्या एंड में ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या इस परचेज ऑप्शन की वजह से ये रीजनेबली सर्टन है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जाए। ओनरशिप हो सकता है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ट्रांसफर हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि ओनरशिप बाय पेइंग अ परचेज ऑप्शन ट्रांसफर हो रही है। दोनों में कॉमन है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। डिफरेंस क्या है 1 और 3 में? 1 में कोई परचेज ऑप्शन की अमाउंट का जिक्र नहीं है और 3 में परचेज ऑप्शन की अमाउंट का भी जिक्र है। दोनों केसेस में कॉमन ये है कि ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर होनी है। देन आगे पढ़ने से पहले लॉजिकली खुद जरा सोचते हैं। शुरू से स्टार्ट करें। लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एसेट खरीदता कौन है? लेसर। इमीडिएटली हैंडओवर किसे कर देता है? लीज टर्म में एसेट कौन इस्तेमाल करता है? लेसी। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो बाद में भी एसेट किसके पास ही रहना है? लेसी। इट मींस लेसी शुरू से ही पूरी यूजफुल लाइफ की बेस पे एसेट डेप्रिशिएट करेगा। लीज टर्म में भी उसके पास ही रहना है और बाद में भी उसके पास ही रहना है, तो पूरी यूजफुल लाइफ कौन फायदा उठाएगा? लेसी। देयरफॉर वो लेसी एसेट को डेप्रिशिएट करेगा ओवर द यूजफुल लाइफ। अगर क्या होना है या क्या होना है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन अवेलेबल है। आए सेकंड लाइन के एंड से जरा सेंटेंस पूरा करें। लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट का मतलब शुरू से ओवर यूजफुल लाइफ। अब फुल स्टॉप लग गया है, यहाँ पहली बात खत्म हो गई है। इन शॉर्ट वर्ड्स, अगर क्या या क्या होना है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, तो लेसी लीज टर्म पे एसेट डेप्रिशिएट नहीं करेगा। लेसी यूजफुल लाइफ पे एसेट क्यों डेप्रिशिएट करेगा? नहीं वो तो ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर होने उससे क्या होगा, क्योंकि लीज टर्म में भी एसेट उसी ने यूज करना था और बाद में भी उसी के पास है, तो वो शुरू से ही यूजफुल लाइफ का बेस बना लेगा। जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्या क्वेश्चन नंबर 1 में यूजफुल लाइफ की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ट हुई है? ये रेट भी बड़ा कुछ बता रहा है, आपको पता बड़ी चीज है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या रेट दिया हुआ है? 20% स्ट्रेट लाइन अगर हो तो बताएंगे यूजफुल लाइफ क्या है? 5 साल कैसे? 20 इट विल टेक 5 ईयर्स। तो हमने 20% पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है, लीज टर्म 4 साल पे। 20% पे हमने यूजफुल लाइफ को बेस बनाया बिकॉज ओनरशिप वाज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएं। आफ्टर ऑल द बेस्ट बताएं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे? 10 पे ही करेंगे, लेकिन जरा एक सेकंड वापस पेज नंबर 3 पे आए, हम जरा बात को पूरा कर लें जरा प्लीज। पहली 2-2.5 लाइनें समझ आ गई हैं? अब हम थर्ड लाइन के मिड में हैं। इफ दिस इज नॉट द केस का मतलब प्लीज सबने बोलना है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन नहीं है, तो देन क्या होना? रिलैक्स। लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर
रिलैक्स होकर अंडरलाइन करें, शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। अब ये शॉर्टर क्यों है इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर क्या या क्या नहीं है तो फिर क्या होना है? अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तो फिर यूजफुल लाइफ इज नॉट द बेस, फिर शॉर्टर ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म पे एसेट डेप्रिशिएट होना है। अब ये शॉर्टर क्या है, क्यों है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल बनी हुई है और नीचे एक टेबल बना हुआ है। आए जरा उस पर बात जरा फर्दर समझने की कोशिश करनी है। फोर्थ लाइन के मिड में हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स by assuming no transfer of ownership और परचेज ऑप्शन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। ये नीचे दो सिनेरियोज बने हुए हैं, लीज ए एंड लीज बी, दोनों में क्या अज्यूम है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और ना ही परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है। तो वो जो शॉर्टर वाली बहस है वो जरा फाइनल करनी है। बात मेरी क्लियर हो रही है कुछ? मैंने शायद पहले भी आपको एक दिन कल परसों बताया होगा कि आपने जो रियल लाइफ में लीजेस अगर देखी भी हैं या सुनी भी हैं, उनमें नॉर्मली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। इन द रियल लाइफ ऑफ द बिजनेस सिनेरियोज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर ना हो और देयरफॉर एसेट किस से किसको वापस जाए, लेसी से लेसर को वापस जाए। तो जरा विजन जरा ब्रॉड करके जरा पढ़ना जरा। अब लीज ए का जरा सिनेरियो देखें क्या है, लेफ्ट साइड से पढ़ें। लीज कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 2015। एक एक करके पढ़ना है सिर्फ लीज ए में। यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 ईयर्स काउंट करने कैसे बने हुए? 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। लीज टर्म कितनी है? 11 ईयर्स। सबसे पहले आप लीज टर्म और यूजफुल लाइफ का डिफरेंस क्लियर रखें जरा। लीज टर्म किसे कहते हैं? जितने अरसे में इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। और यूजफुल लाइफ, तो सबसे पहले तो यहाँ एक चीज जरा डिस्टर्ब करेगी कि लीज टर्म 11 साल है और यूजफुल लाइफ 6 साल है। ये कैसे हो सकता है? ये निगोशिएशन पर डिपेंड करता है। यकीनन एसेट ने 6 साल यूज होना है, लेकिन लेसी ने लेसर से जब निगोशिएट किया है तो उसने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं 6 सालों में पैसे दे सकूं, मुझे आपने इंस्टॉलमेंट्स 11 सालों की करके देनी है। अगर वो एग्री कर जाए तो इट इज पॉसिबल। यकीनन एसेट बताएं कितने साल बाद फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं हो जाएंगी। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल जरूर है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। अब इस सिनेरियो में अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और परचेज ऑप्शन भी रीजनेबली सर्टेन नहीं है, तो आप लॉजिकली बताएं, शॉर्टर लॉन्गर को छोड़ें, लॉजिकली आप बताएं 6 सालों में डेप्रिशिएट होना चाहिए या 11 सालों में? क्यों 6 सालों में? नहीं, शॉर्टर बाद की बहस है, वो तो हम रट्टा तो लगा ही लेंगे, लेकिन जरा लॉजिकली क्लियर करना है। क्या एसेट ने 6 साल ही यूज होना है? तो इट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 6 years rather than lease term of 11 years। लॉजिकली क्लियर रखा है। अब सिनेरियो बी में जरा एक मिनट आए। कमेंसमेंट डेट सेम है, सिचुएशन उलट है। सपोज लीज टर्म 6 years है और यूजफुल लाइफ 11 years है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन नहीं है। लॉजिकली बताएं 11 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे या 6 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे? यार यूजफुल लाइफ तो 11 साल है, लेकिन लेसी के लिए नहीं है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो लीज टर्म के बाद एसेट ने लेसी से वापस चला जाना है। इट मींस लेसी बस कितनी देर फायदा उठा सकेगा? लीज टर्म में फायदा उठा सकेगा। तो 6 years है 11 years? हाँ डेफिनेटली, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो तो फिर 11 years, लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो फिर इस केस में 6 years में एसेट लेसी को डेप्रिशिएट करना चाहिए। तो अब आप अगर दोनों को इकट्ठा देखें तो लॉजिकली जो हम डिसाइड कर रहे हैं वही फाइनली शॉर्टर बन रहा है। फर्स्ट सिनेरियो में क्या शॉर्टर था? यूजफुल लाइफ। और सेकंड सिनेरियो में शॉर्टर क्या बन रहा था? तो शॉर्टर की तरफ कब आना है? लॉजिकली क्लियर हो गया कि शॉर्टर की तरफ क्यों जाना है। सेकंड सिनेरियो में 11 सालों में क्यों नहीं डेप्रिशिएट कर रहे? लेसी के पास एसेट 6 years ही रहना है और बाद में फिर वापस चले जाना है। तो लेसी कैन ओनली यूज एसेट ओवर द लीज टर्म, देयरफॉर वो 11 सालों की बजाय 6 सालों में ही डेप्रिशिएट करेगा।
फाइनल करने जरा एक दफा ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा है, शॉर्ट वर्ड्स में बताएं यूजफुल लाइफ कब बेस होती है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है तो आप यूजफुल लाइफ ढूंढेंगे, अदरवाइज आप क्या ढूंढेंगे, शॉर्टर ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड लीस्ट टर्म। क्लियर हो गया प्लीज? क्वेश्चन नंबर 3 का पेज ढूंढना जरा, अभी जो कर रहे थे क्वेश्चन बताएं उसमें शॉर्टर की तरफ जाएंगे या 10 की तरफ जाएंगे। और यार शॉर्टर की तरफ जाना है यार, शॉर्टर की तरफ क्यों नहीं जाना है यार, क्योंकि रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, देयरफॉर 10 सालों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आई होप कि मैं कुछ क्लियर कर सका हूं। आ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इस तरह के मसाइल आएंगे वो फिर आपने खुद मुझे याद करवाना है। आ जाए एंट्रीज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे थे, अमाउंट भी बताएं और लाइफ भी बता ही दें। 20 डिवाइड बाय 10 चलेगा सर? इज इक्वल टू 2 मिलियन। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी कोई कंफ्यूजन, बात पूरी समझ आ गई? जी एनी अदर एंट्री इन दिस ईयर? एनी अदर एंट्री इन दिस ईयर? यस सर, यस सर, नो सर, यस सर ही रखें। मेरे कहने पे जरा एक और डेट लिखें, आप कुछ भूल रहे हैं, मैं भी याद करवाता हूँ। ये सेम डेट जरा एक दफा दोबारा लिख लें और वंस अगेन एक एंट्री की जगह छोड़ के जरा टेबल बनवाएं, फाइनेंस चार्ट टेबल। क्यों मैंने ये डेट लिखी है, प्लीज जरा फाइनेंस चार्ट टेबल बना लें, होपफुली आपको कुछ याद आ जाएगा। कॉलम्स के नाम प्लीज एक दफा बोल दें, मायूसी खत्म करें, प्लीज बोलने की कोशिश करें, बोला जा सकता है। दो लाइनें मुझे दोबारा लिखवानी है, उसके बाद फिर खुद बनाना है। स्टार्टिंग डेट बताएं। हाँ जी वो अब आप ध्यान में रखें, मुझे फाइनल डेट बताएं। 5 जुलाई 2010। स्टार्टिंग बैलेंस बताएं। फाइनल सोचना है, जो सोचना है मुझे फाइनल फिगर बताएं। 20 ओके। जिस अमाउंट से लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है। नेक्स्ट डेट बताएं। नेक्स्ट डेट एग्रीमेंट के मुताबिक सोचते जाएं प्लीज। बिल्कुल ठीक है, सेम डेट। क्यों रोका है? फर्स्ट रेंटल की अमाउंट बताएं। 5.8 मिलियन। इसमें इंटरेस्ट बताएं। क्या सारा प्रिंसिपल ही है? रिमेनिंग प्रिंसिपल बताएं। ठहर जाए ना एक मिनट, एक दो स्टेप करवा दें जरा, आपका ही है, मैं बस स्टार्ट करने लगा। यहां तक ओके? एनी कंफ्यूजन? चले अब चले आगे। तो एग्रीमेंट की डेट्स को कंसिडर करके टेबल बनना है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? ना करें यार प्लीज ना, वो थोड़ा सरने में बच जाना है, ना करना है यार। जब मैं कहता हूँ फिर प्लीज अभी एक आज के सवाल में रहना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम राउंड ऑफ। क्यों सवाल खराब कराना है यार, बाद में लोगों ने कहना देखा बैलेंस नहीं हुआ। पूरा रेट यूज करें यार, देखी जाएगी आज। लेकिन जब अमाउंट्स लिखेंगे वो फिर कैसे लिखेंगे? नहीं जरा मुझे भी बता दें क्या करना है, ये ना बाद में ये क्वेश्चन राउंडिंग ऑफ की नजर हो जाए। ये लिखवाएं जरा मुझे, 1 जुलाई 11 की फिगर सॉल्व की किसी ने? ये लिखवाएं, क्या क्या लिखा है? इंटरेस्ट क्या लिखा है? 2 पॉइंट, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे जा रहे हैं आप, ये तो ठीक है। पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ कर रहे हैं मिलियन की फिगर्स। प्रिंसिपल
या चले कंप्लीट करें, बस मैंने ये खतरा था मुझे। वैसे पेपर करते हुए याद आ जाता है कि राउंड ऑफ वहाँ ये बहस आती है याद है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो बस वहाँ जैसे वहाँ करते हैं उसमें यहाँ करें। यहाँ इशू बनाया होता है, वहाँ टाइम है इतना सोचने का। सर सेम नहीं आ रहा सर, यकीन माने सेम नहीं आ रहा यार, खुदा के लिए। अगर सेम नहीं आ रहा फिर पूरे से कर लेते हैं। जी सर, ये रियल लाइफ में मुमकिन है, ये तो डिपेंड करता है निगोशिएशन पे। निगोशिएशन पर डिपेंड करता है, ये तो लेसियर लेसर पर डिपेंडेंट है ना कि पैसे कितने अरसे में देने हैं। तो इफ लेसी एंड लेसर एग्रीज तो कुछ भी चीज डिसाइड हो सकती है। तो अगर लेसी इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूजफुल लाइफ के अंदर अंदर पैसे दे सके, तो लोन लीज पीरियड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल लाइफ। ठीक है। ये सर टेबल जीरो नहीं हो रहा। रेंटल्स कितने? 4। लेकिन क्या रेंटल्स के अलावा भी, ये इंस्टॉलमेंट्स के अलावा भी कुछ पे करना है? असल में ये पूरी लीज पेमेंट आनी होती है रेंटल्स के कॉलम में। लेकिन चले यहाँ तो पहले करें, फिर वो नई चीज़ें मैं याद करा दूँ। ये मुझे लिखवाएंगे जरा, ये पहली 4 फिगर अगर सॉल्व किसने करनी, बाकी जो कर रहे हैं करते रहे। ये 1 जुलाई 11 का प्रिंसिपल बताइए। 3.57 बैलेंस 10.63। नेक्स्ट 4.13 67 6.50। नेक्स्ट वन 4.7802 1.72। यहाँ तक इकट्ठे हो जाए। ये इसलिए अभी खत्म नहीं हुआ बैलेंस क्योंकि एक अमाउंट और भी है 20 मिलियन। जब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, देखना तो एक नजर देख लें, तो उसमें क्या 2 मिलियन का भी इफेक्ट आ रहा है? तो क्या वो 2 मिलियन भी पे होना है? तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स, जितनी अमाउंट्स हैं डिफरेंट डेट्स पे, वो सारी इस रेंटल के कॉलम में आनी होती हैं। अगर यहाँ तक आ गया तो लास्ट मेरी बात जरा सुन लें, या अभी पीछे यहाँ तक हो गया। 2 मिलियन ढूंढने जी जरा। क्या लेसी ने 2 मिलियन भी देना है? उसकी डेट बताएं क्या है। हाँ, जो एंड ऑफ द लीज टर्म है, ये डेट्स आपने अपनी मर्जी से नहीं लिखनी है। इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में है और 2 मिलियन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस कौन सी डेट बनेगी? 30 जून 2014। तो एग्रीमेंट के मुताबिक जो डेट्स हैं वो लिख रहे हैं आप। और इस दिन कितने पैसे जाने? 2 मिलियन। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। करें बच्चे।
बाकी सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज है। डेट्स एग्जैक्टली वो लिखनी है जो एग्रीमेंट के मुताबिक है प्लीज। तो वो एंड ऑफ द लीज टर्म लिखा हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मीन्स 4 साल बाद की बात हो रही है, 5वें साल के शुरू की बात नहीं हो रही। ये अप्रोक्सीमेटली फिगर्स 0.27 1.73 हो गया जी। 0.01 यार, 1 ना कहें यार, बड़ा फर्क पड़ता है। 1 लाख है और 0.01 10,000 है, 10,000 इमटेरियल है। ये फिगर्स ठीक है नहीं मेरी, या ठीक करें इन्हें? नहीं सही राउंड ऑफ होगी? एनी कंफ्यूजन? 2 मिलियन समझ आ गया? तो जितनी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर फिगर्स कंसिडर हो रही होंगी उन सारी अमाउंट्स को आपने अपने स्टेबल में डेट वाइज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन अरेंज करना है। एनी कंफ्यूजन? अब मैंने जगह छुड़वाई थी, एंट्री के लिए जगह छुड़वाई थी, टेबल देख के बताएंगे, आप बताएंगे क्यों छुड़वाई होगी मैंने। ये टेबल जरा देखें और से, इसमें एक पहला इंटरेस्ट आ रहा है 2.23, डिसाइड करेंगे ये किस टाइम पीरियड का है। ये डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है ये 5.8 मिलियन की सेकंड इंस्टॉलमेंट में शामिल है जो नेक्स्ट ईयर पे होनी है। हमारा 30 जून पे ईयर एंड हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो ये इंटरेस्ट होगा 2.23 का, ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है, डेट बोलनी है। 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून। तो क्या ये हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में डेट फॉल कर रही है? क्या ये सारा इंटरेस्ट हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड का है जो नेक्स्ट ईयर पे होना है? लिखना जरा डेट, सोचना जरा। ये इंटरेस्ट 2011 वाले साल में, 30 जून 11 वाले साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, 12 में। पेमेंट किस साल के शुरू में हो रही है? 2012 के, 2012 ईयर एंड के स्टार्ट में। लेकिन ये इंटरेस्ट किस साल से रिलेटेड है? तो अक्रूवल बेसिस पे किस साल के एंड पे रिकॉर्ड होना चाहिए? इसमें और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डिफरेंस है? ढूंढे जरा उसका टेबल। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में इंटरेस्ट पेबल बन रहा है, लेकिन वहां शायद 10 महीने हमारे साल में फॉल कर रहे थे और यहाँ शायद पूरे 12 के 12 महीने हमारे करंट ईयर में फॉल कर रहे हैं। यहाँ उस तरह से 10 महीने और 2 महीने का ब्रेकअप नहीं है, ये पूरा इंटरेस्ट है ही 30 जून 2011 वाले साल का। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? लिखे एंट्री। ये हाईलाइट कर लीजिएगा अपने पास भी टेबल में, थोड़ा डेट लिख लेना साथ। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट बाय रुपीस 2.23। Any confusion? Any other entry in the year ended 30th June 2011? नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज करें, ये मेरा ख्याल इंडिविजुअली करनी चाहिए आपको। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2012 स्टार्ट लें। इंडिविजुअली जरा करें, करना चाहिए आपको।
जी 1 जुलाई 11 पे क्या एंट्री की? कैश क्रेडिट बाय लीज लाइबिलिटी डेबिट बाय 3.57, इंटरेस्ट एक्सपेंस या पेबल? सारा ही पेबल, सारा ही एक्सपेंस पिछले साल का अगले साल में पे हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट 30 जून पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। स्ट्रेट लाइन मेथड है, देयरफॉर सेम अमाउंट आ जाएगी। जी वंस अगेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अक्रू होना है। इंडिविजुअली सोचना जरा। जी डिसाइड कर लेंगे 30 जून 2012 की इंटरेस्ट अक्रूवल। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके है। वंस अगेन टेबल में हाईलाइट कर लें 1.67 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2011 अप टू 30 जून 2012। एनी कंफ्यूजन? 1.67। चलो अब कुछ रिमेनिंग नई चीज करने का टाइम तो नहीं बचा, तो एक थर्ड ईयर की भी एंट्रीज रिक्वायर्ड है, वाइंड अप कर लें फिर खुद से, वरना इसकी रिक्वायरमेंट भी है, उस पर जरा टाइम जरा एक्स्ट्रा चाहिए। कर लें नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज, 2013 की भी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है, लिख लें जरा अपने हाथ से। ये सेम 3 एंट्रीज शायद रिपीट हो जाएंगी, बस अमाउंट शायद चेंज होंगी। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज तो नहीं लग रही। टेबल में अगर आप आए तो नेक्स्ट इंटरेस्ट है 1 जुलाई 12 वाला, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू 30 जून 12 तक का है, तो देयरफॉर ये सारा टाइम हमारे वाले करंट ईयर में फॉल कर रहा है। 5.8 से तो पेबल डेबिट नहीं हो रहा, वो तो पहली एंट्री में हुआ होगा यार। किस डेट की एंट्री की बात कर रहे हैं आप? 1711 पे तो ये नहीं हुआ यार। लीज लाइबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट 3.57 ऊपर, 2.23 तो इंटरेस्ट पेबल है। ठीक है प्लीज कर ले प्लीज 2013 की एंट्रीज। 5.8 मिलियन जो 1 जुलाई 11 वाली अमाउंट है, उसका तो एक ब्रेकअप हुआ ना, इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, और वो इंटरेस्ट क्योंकि पहले एक्सपेंस बन चुका है, तो पेमेंट करने से फिर आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आपका कोई कंफ्यूजन, आपका कोई क्वेश्चन?
जी मुझे भी लिखवाएंगे जरा। फर्स्ट चला है 12 लीज लाइबिलिटी डेबिट 4.13। इंटरेस्ट पेबल समझ आ रहा है सबको? 1.67। कैश क्रेडिट बाय 5.8। डेप्रिसिएशन रिपीट हो जाएगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? तो ओके है यार, ये तो रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना करें ना करें, ये जवाब ठीक नहीं है, ना वो जवाब ठीक है ना ये ठीक है। अगर वर्किंग करनी है तो 20/10 ऐसे ही करूंगा, तो मिलियन डेप्रिसिएशन ऐसे निकालूंगा सर। ये तो 10 साल लाइफ, 2 साल गुजर गए हुए। स्ट्रेट लाइन मेथड कोई आंसर नहीं है, रिड्यूसिंग तो बिल्कुल जुल्म है। रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? जब एस्टीमेट्स चेंज हो जाए, जब रिवैल्यूएशन हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन मेथड है गेम ऑन। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ हो सकता है, लेकिन वो मजबूरन। अदरवाइज रिमेनिंग लाइफ कब लेते हैं? रिवैल्यूएशन हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए, एस्टीमेट चेंज हो जाए, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो जाए, जब दिल करे रिमेनिंग लाइफ गिन लेते हैं। प्लीज ऐसे नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो बेटा लाइफ गिनते ही नहीं है, वहां तो रेट चाहिए होता है। और अगर रिमेनिंग लाइफ बदल जाए तो रेट रिवाइज होता है। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट चाहिए होता है? सोचें सोचें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या हमेशा रेट रिक्वायर्ड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या रेट रिक्वायर्ड है? और सर जी हमेशा रेट रिक्वायर्ड है, क्या हो गया? हमेशा रिक्वायर्ड है सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वर्ड कभी सुना है? चले सॉरी, फर्स्ट टाइम बात हुई, फिर कभी बताऊंगा दोबारा। फिलहाल ठीक है सर। तो रिजल्ट के ख्वाब तो नहीं आने शुरू हो गया अभी से? नहीं, अभी मेरा ख्याल है कुछ 10 दिन, उसके बाद स्टार्ट होंगे। आखिरी 15 दिन जो है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो क्रू होना है उसकी काइंडली अमाउंट जरा बता दें। 1। ये किस डेट पे लिखा हुआ है, जरा डेट बोलें टेबल में। 1 जुलाई 2013 पे लिखा हुआ है, मैं इसे 30 जून में लिखी जा रहा हूँ। 1 जुलाई 2013 पे क्या होना है? इसने पे होना है, लेकिन किस पीरियड का है ये? जो ईयर एंड पे अक्रू हो रहा है। अब क्लियर हो गया आप काइंडली? आपको ये नहीं इशू? चले सर, अगर इसकी रिक्वायरमेंट भी हो जाती तो फिर एक क्वेश्चन होमवर्क हो सकता था, लेकिन अब रिक्वायरमेंट भी शायद सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा काइंडली जो हो सका है, अगर कल आधा घंटा लगा के कम से कम रिवाइज कराएं, इंशाल्लाह फिर मंडे को मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, कुछ होमवर्क्स भी होंगे फिर। ठीक है प्लीज, तो पढ़ लेते हैं इन दिनों में, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक है। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। ये जरा मुबीन, वो जरा नोट्स वाला जरा पढ़े, नोट्स जरा बता दें कहाँ पे शेयर हुआ है। ये मैं बंद कर दूं? हाँ अच्छा।